Hello everyone. Today we start with the new topic, that is the human resource planning, HRP as we see commonly say. So what is human resource planning? Then again हम लोग अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर ह्यूमन को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं। ह्यूमन को रिसोर्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से ही किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडेंट है। एज इन एक ह्यूमन को पहले एक नॉर्मल काम करने वाला आदमी बोला जाता था, जो पैसे के लिए काम करता था, जिसे इकोनॉमिक मैन कहा जाता था। अभी के समय में उन्हें सिर्फ एक इकोनॉमिक मैन नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें एक एसेट कहा जाता है। एसेट इसलिए क्योंकि एज आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, अगर एक ह्यूमन रिसोर्स का उसके अटमोस्ट कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाएगा, अगर आप उसको 5,000 दे रहे हो और 10,000 लाकर उससे काम निकलवा सकेंगे, अगर वो अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सकेगा तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी की बढ़ेगी। कंपनी की प्रोडक्टिविटी की बढ़ेगी तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ग्रोथ होगा। दोनों का ग्रोथ होगा तो एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हेंस ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अब कैसा है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ लेबर विच इज़ अवेलेबल। देयर इज़ अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर एंड स्किल्ड लेबर। अभी आपको कोई भी कंपनी आदमी स्टार्ट कर रहा है या कोई भी कंपनी चल रहा है तो ऑब्वियसली द स्किल लेबर विल बी पेड द मोस्ट। सेमी स्किल का बीच में आपका सैलरी आता है और अनस्किल लेबर का सैलरी कम, सबसे कम होता है। जैसे जैसे उसका अपना द मोर ही स्किल्स ही वन लर्न्स मोर हिज मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि आपके पास बहुत सारे टाइप की लेबर अवेलेबल है। अब है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जितना ह्यूमन, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में देखना ये ज़रूरी है कि आखिरकार कितने लोग हैं। मान लीजिए हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं या लोगों को हटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कितने लोग मेरे पास हैं, मुझे और कितने लोगों की ज़रूरत होगी। जिन लोगों की ज़रूरत होगी वो किस कैटेगरी के लोग हैं, वो स्किल लोगों की ज़रूरत है मुझे, अनस्किल लोगों की ज़रूरत, आखिरकार किस लोग, कैसे टाइप के लोगों की ज़रूरत है मुझे। Hence, human resource planning is important because you see the employers or the company men, they have to pay the money to the laborers at the end of the day. चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे तो दे ही रहे हैं। अगर एक बहुत सिंपल सा काम है जो कि अनस्किल्ड लेबर भी कर सकता है, उसके लिए आप एक सुपर स्किल्ड लेबर को रख के, सुपर स्किल्ड एम्प्लॉय को रख के, यू कैन नॉट वेस्ट मनी। तो क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एचआरपी प्लान करता है, कि एचआरपी बताता है कि राइट टाइप ऑफ पीपल जो उस काम के लिए सूटेबल है, इन द राइट नंबर। ये नहीं कि सरप्लस रह रहा है कि बहुत सारे लोगों को रख लेते हैं, कभी ना कभी तो कोई ना कोई काम ही आएगा, तो यू कीप इन लॉट्स ऑफ पीपल। नो, नॉट दैट वेज। राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट नंबर एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। टाइम भी सही होना चाहिए, एज इन कि आप नाइट शिफ्ट काम कर रहे हो, डे शिफ्ट काम कर रहे हो, जैसे अभी कोरोना वायरस का चल रहा है। हमें सरकार ने कहा कि आपको लेबर को नहीं हटाना है, लेकिन टीसीएस का आया था कि ठीक है, आप हम लेबर को नहीं हटाएंगे, लेकिन उतना जॉब रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जॉब पैसा का इंक्रीमेंट नहीं आएगा। You see, when you're studying management, what is management basically? Management is how the managers know how to deal with the future. फ्यूचर जो एक चीज़ हम लोग नहीं कहते हमेशा कि चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट। तो आप कैसा चेंज होने वाला है, कल कंप्यूटर का बूम था, आज नहीं बूम है, कल कुछ है, कल परसों कुछ है, तो थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन क्या है ना कि वी हैव टू, द मैनेजर्स का काम है, उनके पास कंप्यूटर्स अवेलेबल है, वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल है, बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, बट दे आर जस्ट टू असिस्ट द मैनेजर्स, right? The even if we go by whatever the lockdown techniques the sarkar has taken for us, the government has taken for us, so there was, lockdown is not something which is new. लॉकडाउन इज नॉट समथिंग विच इज़ लाइक न्यू इन सेंस कि ये वर्ड नया नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि उनके पास सारे अवेलेबल, लेकिन डिसीजन आफ्टर ऑल ही इज़ द पीएम ऑफ अ कंट्री, ही टुक द डिसीजन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मैनेजर काम कर रहा है तो एक टाइप का सिचुएशन, मान लीजिए उसके पहले वाले सीनियर्स को मिला हो या नहीं मिला हो, जैसा हो, तो वो किस तरह से उस सिचुएशन के साथ डील करेगा। तो क्या है ना कि क्या समय है, किस समय अनुसार क्या काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। किस जगह पे क्या काम करना है वो बहुत ज़रूरी है। देन हु आर ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टू डू द राइट काइंड ऑफ वर्क एट द राइट टाइम। देखिए, उनको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जो आप ह्यूमन रिसोर्स को रख रहे हैं,
उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। एंड वन थिंग विच आई कीप ऑन रिपीटिंग इज़ दैट द ह्यूमन रिसोर्स शुड बी वेरी वेरी मोटिवेटेड। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, उनका मोरल हाई नहीं है, तो आप कुछ कर लें, वो कोशिश तो करेंगे काम करने का, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी उनकी मैक्सिमम हो सकती थी वो नहीं होती है। तो एज अ मोरल हाई होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे मेरे पैसे बढ़ाने हैं, मुझे मेरा वो एक ज़ील एक आदमी के जब अंदर आ जाता है, then there is no looking back for him, neither for the organization. एंड देन देर इज़ जनरली अ शॉर्टेज ऑफ सूटेबल पर्सन। क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हो ना, तो इट सेज दैट देयर मे बी शॉर्टेज हो सकता है सूटेबल पर्सन का। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सो व्हाट वी स्टडीज इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है कि राइट टाइप ऑफ पीपल, राइट नंबर में, राइट प्लेस पे, राइट टाइम में, जो ट्रेंड हो और मोटिवेटेड हो सही काम करने के लिए और सही जगह पे सही टाइम पे। ठीक है, अब ये सारा आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। अभी क्या होता है कि एंटरप्राइज विल एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। जो एंटरप्राइज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले क्या करेगा, वो पहले अपना जितना भी उसका रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उसको ज़रूरत है, उसको एस्टिमेट करेगा। उसके बाद वो देखेगा कि कहाँ कहाँ से उसके रिक्वायरमेंट्स मिल सकते हैं। देखिए क्या है ना कि अंदर में ही इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स होते हैं, या फिर एक सिटी से दूसरी जगह सिटी में एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो क्या है कि एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, एक मैन पावर प्लानिंग होती है कि भैया मेरे को कोई काम हो रहा है तो उसमें मुझे कितने लोग चाहिए। जब वो डिसाइड कर लेता है कि कितने लोग चाहिए, तो फिर देखते हैं कि भैया हम कितने यहाँ से कहाँ से लोग लाएंगे। जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उन्हीं लोग में से कुछ ट्रांसफ़र प्रमोशंस करेंगे, या अदली बदली करेंगे, या जॉब रोटेशन, जॉब इन्रिचमेंट, विल डिस्कस दिस लेटर द नेक्स्ट चैप्टर, वो सब करेंगे। या फिर हम इसको दूसरे को हायर करेंगे, जिसे हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए ये आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जनरली क्या होता है कि देखिए देयर आर 2-3 कॉन्सेप्ट विच आर हियर। पहले क्या होता है, आजकल आउटसोर्सिंग बहुत होता है। तो क्या है ना कि जनरली उतने लोग नहीं होते, तो लोग अपना जैसे जो जो मेन कॉल सेंटर वगैरह काम में अपना आउटसोर्स कर देते हैं कि काम करें। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में सब जगह अवेलेबल है, बस वो स्किल लेबर को लाना चाहते हैं। अभी देखिए क्या होता है कि बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, यू सी, इफ़ यू से दैट वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू और हमको कल ही एक नया आदमी चाहिए, तो नॉट पॉसिबल, नो। तो आपको पहले से एडवांस से प्लान करके रखना है कि नहीं, अगर ये नहीं तो इसको ला सकते हैं, या फिर ये नहीं है, अगर ये इफ़ दिस टीचर डजंट कम अप द अदर प्रोफेसर विल टेक द क्लास। जनरली स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में होता है ना कि एब्सेंट होते हैं तो पहले बता देते हैं, तो दूसरे जो उसके अलॉटमेंट में आ जाते हैं, बच्चे का क्लास हो जाता है। कॉलेजेस में भी ऐसे ही होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, द वर्क हैज़ टू बी डन, समबडी कैन नॉट टर्न अप, व्हाट विल दे डू, तो दे विल डू इज दे विल आस्क समबडी एल्स टू टेक अप द क्लास और दे टेक अप द वर्क, राइट। कभी कभी क्या होता है, एचआरपी और ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर प्लानिंग को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग दोनों को एक साथ बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, मैन पावर, नंबर और लोगों को काउंट करना। ठीक है, तो आपको कितने लोगों की एग्जैक्टली ज़रूरत है, जब आप उसको काउंट करते हैं तो उसको मैन पावर प्लानिंग बोलते हैं। और मैन पावर प्लानिंग जो होता है वो एक एचआरपी का पार्ट होता है। ठीक है, एचआरपी में सब कुछ आता है, मैन पावर प्लानिंग भी आती है, साथ ही साथ डिमांड गेस करना, डिमांड फोरकास्ट करना, सप्लाई फोरकास्ट करना, ये सारा चीज़ आपके मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आता है। जैसे as said by Mr. E.W. Vetter, HRP is the process by which the management determines how an organization should make from its current manpower position to the desired manpower position। कि क्या तरीका है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, क्या मैनेजमेंट करता है, डिसाइड करता है करने का कि जो उसका अभी जो मैन पावर पोजिशन है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उन्हें 10 के लोगों की ज़रूरत है, 2 स्किल्ड, 2 सेमी स्किल्ड, 4 अनस्किल्ड लेबर, ऐसे जो भी है उनको ज़रूरत है, और उनके पास मान लीजिए 4 ही लोग हैं, 2 स्किल्ड 2 सेमी स्किल्ड लोग हैं, तो कैसे वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगा ताकि उसके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो, राइट। एंड दिस इज ही सेज इज एचआरपी। तो इसमें भी वही बोलता है कि एचआरपी वही है कि राइट नंबर ऑफ परसेंट, राइट काइंड ऑफ वर्क। सी इस इज बेसिकली सारा द इम्पोर्टेंट वर्ड इज राइट। जो सही समय पे सही काम करने के लिए सही बंदा आपको मिल जाए, वही एचआरपी है। आप कैसे उस बंदे को लाओ जो आपको एकदम सही तरह से आपका काम करके दिखाए, बिकॉज यू सी
द ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, lot of people learning and lot of people going for professional resources, so you have a lot of people for there out there for working for people, for organization, but सही बंदा काम करने के लिए, जो आपका काम करना चाहे, मोटिवेटेड हो, उस सही टाइम पे जब आपको काम, वो आदमी चाहिए काम करने के लिए आपको, तब वो अवेलेबल हो, ये HRP में आता है. Now, Dale S. B says that it is defined, HRP is defined as a process of determining and assuring that the organization will have adequate number of qualified persons available at proper times, performing jobs which meets the need of the enterprise and which provides satisfaction for the individuals involved. सब चीज़ इसमें क्या बोला कि आप डिटरमिन करो, एश्योर करो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एग्जैक्ट नंबर, एडिक्वेट नंबर, जितना उनको चाहिए उतने क्वालिफाइड लोग हैं सही समय पे, ताकि वो काम कर सके और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को का नीड फुलफिल कर सके. ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नीड फुलफिल हो, बल्कि इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयज़ है वो भी सेटिस्फाइड है. यहाँ पे किसकी बात हुई? जॉब सेटिस्फैक्शन की बात हुई. यह किसकी बात हुई? उनकी मोटिवेशन की बात हुई. मोटिवेटेड इनफ टू डू द जॉब, ही इज डूइंग द जॉब एंड ही इज सेटिस्फाइड दैट ही इज डूइंग द जॉब, राइट? Now, according to Megginson, HRP is an integration approach to performing the planning aspects of the personnel function in order to have a sufficient supply of adequately developed and motivated people. एडिक्वेटली डेवलप, जो सही तरीके से उनको डेवलप किया हुआ हो, उनको सिखाया गया हो, ट्रेन किया हुआ, और मोटिवेटेड है ताकि सारे ड्यूटीज़ और टास्क जो भी है वो परफॉर्म कर सके, ताकि, और किस लिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीट कर सके. You see, that's again this chapter, the new video, so I describe again. Objectives या goals आपके भी होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के भी होते हैं. जब एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो कुछ अपने गोल्स, अपने कुछ इच्छाएं, उनके कुछ अपने सपने वो लेके जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इफ द गोल ऑफ द इंडिविजुअल इज अलाइंड विद द गोल ऑफ द कंपनी, तो प्रोग्रेस होता है. लेकिन अगर दोनों का अलाइनमेंट नहीं है, दोनों में क्लैश है, तो प्रॉब्लम होती है, दोनों को प्रॉब्लम होती है. ना एम्प्लॉय प्रॉस्पर कर पाता है, ना एम्प्लॉयर प्रॉस्पर कर पाता है. और अगर दोनों एक साथ अलाइंड है तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, दोनों का ग्रोथ होता है, और एट द एंड रिजल्ट इज पूरा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो मोटिवेटेड रहे, उसका मोरल हाई रहे, वो प्रॉपर अपनी अप्रेज रहे, वो काम ठीक से करे. ठीक है? और हम काम तभी ठीक से कर पाएंगे जिससे बहुत सारे चीज़ें, जब आप खुश रहें, आपको काम करने आता हो. मत, इसीलिए मैं कह रहा है कि राइट जॉब हु इज़ राइटली चेंज एट द राइट टाइम, क्योंकि जो उसको काम करने आ रहा हो उसमें आप उसको डालो, राइट? ऑन द एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशंस, HRP बोल सकते हैं हम लोग कि क्या है, कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को पूरा असेस करता है, फिर देखता है कि भैया मेरे पास जो है ऑलरेडी, उसको हम कैसे डेवलप करें ताकि मेरा काम आ सके, और अगर मेरे पास नहीं है तो हम क्या करें कि हम बाहर से ले सकें और अच्छे से उनको डेवलप करके अपने काम में ला सकें. ह्यूमन रिसोर्स, एज आई ऑलरेडी सेड, मीन स्किल, नॉलेज, वैल्यूज़, एबिलिटी, कमिटमेंट, मोटिवेशन, ये सारे चीज़ आते हैं एम्प्लॉयज़ में. स्किल है उसका, जो काम करने का, जो उसका क्वालिफिकेशन है, जो उसका काम करने का जो जो उसका हुनर है, दो दैट इज देयर, बट विद दैट उसका वैल्यूज़, एबिलिटी, उसकी कमिटमेंट उस काम के लिए. if the job is not is the if the employee is not committed to the job, there will be no productivity, which I keep on saying again and again. कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो बेसिकली है कि आपका होना क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन होना चाहिए, ये प्राइमरी कंसर्न है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का. एज वेल एज जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं, उनके भी बारे में आप अच्छे से सोच रहे हैं. ठीक है? In fact, human resource, as the last line says, in fact, human resource planning may result in humanization of the work environment. मतलब पूरा वर्क एनवायरनमेंट में जब आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप करते हैं तो उसे HRP के पार्ट में लाया जाता है. Now, features of HRP. पहला है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. एज आई सेड अर्लियर, ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हम लोग दोनों को डेवलप करने का है. ऐसे करना है कि दोनों साथ में चले.
ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके, जैसे डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका टेक्निकल एक्सपर्टाइज बना, उससे करियर प्लानिंग के बारे में सोचना, सो दैट द पीपल आर कमिटेड, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन determining human resource needs, this is needs, I'm sorry, this will be needs, right? ह्यूमन रिसोर्स मस्ट प्लान कि कैसा ह्यूमन रिसोर्स का नीड्स है, क्या करना है, तो प्रॉपर थिंकिंग इन एडवांस उसको लेके चलना है। ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या नीड है। यू सी, आई रिपीट अगेन, दिस इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आप मैन पावर प्लानिंग कर रहे हैं, कितने लोग आपके पास आ रहे हैं आप वो डिसाइड कर रहे हैं, कितने लोग आपके पास हैं आप वो देख रहे हैं, उसको अपने काम के लिए कैसे डेवलप कर रहे हैं आप वो देख रहे हैं, बाहर से कितने लोगों को आप ला सकते हैं आप वो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को भी देख रहे हैं, उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रख रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी आप देख रहे हैं, राइट? उनको क्या ट्रेनिंग वगैरह क्या चीज़ की ज़रूरत है आप वो देख रहे हैं। कीपिंग मैन पावर इन्वेंट्री, मतलब कि इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि आप लिस्ट लिख रहे हो कि आपके पास क्या है, तो जो लोग आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसका वो मैन पावर हो गया, उसका एक लिस्ट प्रॉपर बनाना कि वो कौन सा क्या एज है उनका, क्या सेक्स है उनका, क्या क्वालिफिकेशन है उनका, क्या ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनका, क्या एक्सपर्टाइज है उनका, राइट? ये सारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले सकते हैं, ये सारी चीज़ आप मैन पावर इन्वेंट्री में इंक्लूड करके रखते हैं। एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, अब क्या है कि अचानक से कभी डिमांड हो सकती है, तो क्या है कि अगर अचानक से डिमांड हो गई तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ला के काम करा दो, या किसी एक बंदे को उसका प्रमोशन करा दो, या किसी एक बंदे को या एम्प्लॉय को उसको बोल के कि आपका जॉब इनरिचमेंट हो रहा है, आप उनसे और काम करवा लो, राइट? तो दीज आर ऑल द थिंग्स। तो क्या है कि अब मान लीजिए कि जो कंपनीज आती हैं अलग अलग जगह से, और अगर ये कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए, तो क्यों आती हैं? क्योंकि पता है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग रिटायर करने वाले हैं, कभी कुछ लोग जाने वाले हैं, कुछ लोगों ने वीआरएस ले रखा है, तो अभी अगर वो दे नो दैट देयर विल बी अ डिमांड, सो दे आर व्हाट आर दे आर डूइंग इज दे आर रिक्रूटिंग न्यू पीपल, राइट? तो यू आर एडजस्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई, जो भी डिमांड है आपके पास आदमी जन की, जितनी भी डिमांड है आपके पास एम्प्लॉयज़ की, आप सप्लाई को उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो। क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट, अब क्या है कि जैसे एज आई सेड कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एचआरपी सिर्फ वही नहीं है कि आप मैन पावर प्लानिंग कर रहे हो, आप मैन पावर प्लानिंग भी कर रहे हो, आप ह्यूमन रिसोर्सेज के नीड्स का भी ध्यान रख रहे हैं, एज इन उनको मोटिवेट करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना ताकि वो लोग काम करने में सेटिस्फाइड हो, राइट काम उनको देना, राइट नंबर ऑफ पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एज जैसे, ताकि उनका जॉब सेटिस्फैक्शन हो सके। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ एचआरपी, इतना ज़्यादा क्यों क्यों हम सिर्फ मैन पावर प्लानिंग करके नहीं छोड़ देते हैं, हम क्यों एचआरपी को भी उसमें इंक्लूड करते हैं? बेसिकली हम लोग एचआरपी को इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि अभी क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वी आर ह्यूमंस, वी रिटायर, वी गेट ओल्ड, देयर इज डेथ, देयर इज देन वीआरएस, को लोग को जॉब चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे रीज़न ये हो सकते हैं कि आपके लोग जा सकते हैं, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हैं। तो क्या है, जब लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे तो आपको पता है कि लोग इतने लोग जाएंगे, जब आप पिछले 5 साल का ट्रेंड कोई भी स्टडी करता है तो दे गेट अ जनरल आइडिया कि कैसा क्या टर्नओवर होने वाला है, क्या लोग जाने वाले हैं, तो इस हिसाब से लोग फोरकास्ट करके रखते हैं भैया कि मुझे इतनी ज़रूरत होने वाली है, हम पहले से ही सोच के रखेंगे, और इसीलिए नए लोगों को रिक्रूट करते हैं ताकि कोई भी पोजीशन वेकेंट नहीं हो, काम स्मूथली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आराम से चलता रहे। देन लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि जब लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, लेबर मतलब एम्प्लॉयज़, टर्नओवर मतलब छोड़ के जाना, ठीक है? तो क्या होता है कि ये एक दिस इज़ अ फैक्ट कि चाहे कितना भी आप अच्छा कर लो, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कर लो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बना लो, कुछ भी कर लो, there can be some sad, because this is total human psychology, there can be some kind of dissatisfaction in the minds of human, or probably they want more money, और they want to change place, किसी को घर वापस आना होता है, there are lots of factors जिसके कारण क्या होता है कि लेबर टर्नओवर होता है। अब मान लीजिए कोई अचानक से, अगर मान लीजिए नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में होता है क्या कि कोई भी आदमी अगर काम छोड़ के जाना चाहता है तो उसे कम से कम 1 मंथ की नोटिस देनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा एग्रीमेंट बनता है, 1 वीक, 15 दिन, 1 मंथ की नोटिस देनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने अचानक छोड़ दिया,
अब जब उसने अचानक काम छोड़ दिया तो वो जगह वेकेंट नहीं हो सकता ना, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से कुछ नए लोगों को ट्रेन करके रखो कि जो भी जाता जाए और उनका प्लेस प्रमोशन होता जाए, कोई भी प्लेस वेकेंट नहीं रहे, राइट। और ये अब देखिए ये क्या हो सकता है ना कि ऐसा, बिकॉज सी बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी इज़ लिमिटेड। अगर मान लीजिए बहुत 100 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी है और हम 20 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करके रख रहे हैं, भैया मेरे कोई भी जाएंगे तो ये 20 एम्प्लॉयज़ सरप्लस रहेंगे, तो हम कहीं भी आपको इसको एडजस्ट कर देंगे। तो क्या है ना, वो 100 और 120 आदमी का सैलरी एम्प्लॉयर को देना पड़ रहा है। तो ये भी नहीं आना चाहिए, इसीलिए HRP है, राइट। कि एक पिछले 5 साल का देखे एक नॉर्मल ट्रेंड का एहसास हो जाता है HR वाले लोगों को कि भाई 21 साल में इतने लोग रिटायर करेंगे और नॉर्मली एक साल में इतना टर्नओवर है, तो वो एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं क्योंकि साल में एक ही बार प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन अलग से भी कर ले, लेकिन नॉर्मली साल में एक बार प्लेसमेंट होता है, तो वो उसको तब लेके आते हैं और उसको रिक्रूट करके तब आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 120 को हमेशा रखेंगे कि कब पता नहीं 20 तो कब चले जाएं, ऐसा नहीं। वो होता है ये कि जो भी एक तरीका होता है जिससे कोई भी HR वाले लोग, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिमांड और सप्लाई का फोरकास्ट करके रख सकता है, राइट। देन मान लीजिए कि दूसरा, वाई डू वी नीड टू स्टडी HRP। मान लीजिए एक्सपेंशन प्लान्स बनाया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर एक्सपेंशन प्लान्स बनाया तो ऑब्वियसली उनको डाइवर्सिफाई करना है, या उसी अपना जो वो काम कर रहे हैं उसी का और ब्रांच खोलना है। मान लीजिए रिलायंस वाला, जैसे उनका मोबाइल वाला था और मोबाइल वाले कंपनीज खोल रहे हैं, तो क्या हुआ, वो एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो रिलायंस वाले जो हैं वो पेट्रोल में जा रहे हैं तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, तो जब वो डाइवर्सिफाई या एक्सपैंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको नए टेक्निक्स वाले लोगों की ज़रूरत होगी। जब वो मोबाइल वाला ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका उसमें एक्सपर्टाइज था, तो अपने लोगों को कुछ भेज सकते थे, ट्रांसफ़र हो सकता था। लेकिन जो भी नया जगह है वहाँ काम करने के लिए नए लोग चाहिए। लेकिन जब पेट्रोल में गया या क्लोथ्स में गए या रिलायंस फ्रेश या ट्रेंड्स में उन्होंने गया, तो ऑब्वियसली दे वांटेड अ न्यू सेट ऑफ पीपल विद द आइडियाज़ अबाउट क्लोथ्स, विद आइडियाज़ अबाउट पेट्रोल। तो उस टेक्निकल एक्सपर्टाइज के लोगों का ज़रूरत था। तो वैसा एक्सपेंशन में और डाइवर्सिफिकेशन जब होता है तो आपको यू नीड पीपल विथ मोर टेक्निक्स, मोर नॉलेज, मोर स्किल पीपल, मोर अनस्किल पीपल, मोर सेमी स्किल पीपल। तब आप कहाँ से लाओगे? इसके लिए क्या है, HRP ज़रूरी है। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देखिए क्या होता है, दो चीज़ होता है। एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अच्छा हमेशा चलता रहता है, इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। हमेशा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है बिकॉज वर्ल्ड इज ग्रोइंग सो रैपिडली, तो द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कीप ऑन टेकिंग प्लेस। तो क्या है कि हर एक बार जो भी है पर्सनल लोगों का काम है, जो HR लोगों का काम है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनमें उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। जैसे हम पिछले लेक्चर में बोले थे कि कंप्यूटर वाला आया व्हेन वी वर स्मॉल, ठीक है, कंप्यूटर्स का आया, तो हमारे पेरेंट्स लोग को नहीं पता था कि अच्छा हम लोग को कंप्यूटर्स करना है, लेकिन दे वर लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर्स। पर तो क्या है, दे हैड टू बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग अबाउट कंप्यूटर, दे लर्न कंप्यूटर्स, दे लर्न न्यू टेक्निकल स्किल्स एंड दे मूव अहेड, राइट। उसी तरह क्या ज़रूरत है कि ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का नहीं ज़रूरत है, फ्रेश न्यू आइडियाज़ का भी ज़रूरत है। जो फ्रेश ब्लड यहाँ पे बोल रहा है वो फ्रेश ब्लड होता है कि फ्रेश न्यू आइडियाज़, ठीक है। जो नई पीढ़ी होती है वो नए आइडियाज़ लेके आती है, जो नई पीढ़ी होती है उनके नए विचार होते हैं, और वो नए विचार ही दे क्रिएट क्रांति और दे क्रिएट वट एवर द revolution. So it is not just necessary that you need expertise. You also need novice people who are like, they probably know nothing about it, but they are filled with fresh ideas, they're filled with zeal to work, right? उसके बाद HRP का क्यों ज़रूरत होता है, टू असेस फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, या फिर सरप्लस हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर सरप्लस हो रही है, काम ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए कहीं पे स्टॉक ज़्यादा हो गया, राइट, स्टॉक ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया तो लोगों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप ये उधर में ऑर्गेनाइजेशन को डील करना है कि ये स्टॉक हमेशा ही ज़्यादा रहेगा कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो ये सारा चीज़ वो लोग डील करेंगे। एंड देन दे हैव टू डील विथ कि कैसे है कि हमें सही टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल जाए सब काम करने के लिए। ना व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये नीड और ऑब्जेक्टिव्स इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट अलग अलग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज टू बी रिटन।
तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरबी में आता है कि पहले आप असेसमेंट बनाओ जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ताकि आप फ्यूचर में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर सकें। देन आपका जो स्किल्स है उसका आप असेस कर सकें। देन उन लोग जो जो आपके पास ऑलरेडी लोग अवेलेबल हैं, उन्हें कैसी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है वो असेस कर सकें। आपके पास सरप्लस हो रहा है, ज़्यादा हो रही है, शॉर्टेज हो रहा है, लोगों कम हो रहा है, ताकि अननेसेसरी डिसमिसल नहीं हो सके। ये देखिए, डिसमिसल मतलब होता है और किसी भी इंडिविजुअल को काम से निकालना। एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 है, ये हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में डिसमिसल एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कारण हो सकता है, और ये डिस्प्यूट कभी इट मे टेक अ वेरी बैड फॉर्म। हेंस इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप किसी को भी काम से निकाल रहे तो आप रोजी रोटी जो उनका होता है वो ख़त्म कर रहे हो। तो क्या होता है, काम से निकालना इज़ नॉट दैट ईजी। सो वो सरप्लस या शॉर्टेज ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है, तो वो सब चीज़ को टू आइडेंटिफाई और टू एनालाइज। Then is to minimize imbalances caused due to non-availability of human resources of right kind, right number, in right time and right place। कि आपके पास मान लीजिए अचानक से कुछ चेंजेस हो गया है, तो अचानक से अगर चेंजेस हो रहा है तो कैसे राइट नंबर पे, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे समय में आपको लोग चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए, तो आप कहाँ से अचानक से नहीं मिलते, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो सही आदमी नहीं मिलेगा। तो आप पहले से अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके रखो तो अच्छा रहता है, इसीलिए एचआरपी। देन इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन एंटरप्राइज। एक ही आदमी जो बहुत ट्रेंड है वो अलग अलग काम कर सकता है, तो ऑप्टिमम यूज, मैक्सिमम यूज। कि कोई आदमी आ रहा है, उसको आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ अगर आप दे रहे हैं, तो आप वो ऐसा काम करे कि वो 1 लाख का काम करे, वो सिर्फ टाइपिंग नहीं करे, वो सिर्फ पेपर्स नहीं निकाले, वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं करे। 50,000 रुपीज़ मैन इज़ वर्थ द शुड बी वर्थ द मनी। तो क्या है कि आप उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे कर सकें। देन एंटरप्राइज रेडी रहे ताकि वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के साथ डील करे। साथ ही साथ अभी टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज उस तरह से भी रेडी रहे जो अभी का सिचुएशन उससे डील कर सके। देन वेज और सैलरी का कॉस्ट कंट्रोल करता है। हाई लेबर प्रोडक्टिविटी जो हमने बताया, वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, और दूसरा वो मोटिवेटेड है, उनके करियर प्लानिंग के बारे में चलता है। तो ये सब चीज़ ना इट मेक्स ईजी। और सक्सेशन प्रोग्राम्स मतलब होता है कि किसके बाद कौन सक्सीड कर रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ the human resource planning is we have already discussed this, is a process where the right person is kept for the right job ताकि organizational objective achieve हो सके। अभी क्या है, इसमें क्या क्या करने का ज़रूरत है। सबसे पहले क्या है, हम लोग को कोई भी एचआर प्रोसेस में, सबसे एचआरपी प्रोसेस में सबसे पहले द फर्स्ट प्रोसेस इज एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया आपने, तो आप प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव को एनालाइज कीजिए कि अच्छा मुझे ये काम करना है। 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। मान लीजिए एक कंपनी खुलता है स्टील का, जैसे कि हमें 5 साल में है कि 10 टन स्टील प्रोड्यूस करना है, शॉर्ट टर्म। मिडिल टर्म कुछ और होता है, लॉन्ग टर्म होता है कि चलो हमें 1 साल में इतना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो क्या है, आप ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड करते हो, डन। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपके पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आप उनकी इन्वेंट्री बनाते हो, एज एन आप उनकी लिस्ट बनाते हो, जिसमें वो उनका एज, उनका क्वालिफिकेशन, मेल फीमेल हैं कि मेल है या फीमेल हैं, वो उनका कितना साल का एक्सपीरियंस है। जो ऑर्गेनाइज, अगर स्टील ही मान लीजिए इफ़ यू गो विद द रिलायंस, प्रॉब्ली आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ रिलायंस वर्क, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मान लीजिए रिलायंस का उनका मोबाइल का बहुत सही चल रहा था। मोबाइल वालों ने सोचा कि चलो हमें तो अभी रिलायंस ट्रेंड्स कपड़ा वाला खोलने का है, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कपड़ा वाला खोलने का है। इन्वेंट्री ऑफ द प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, उन्होंने देखे कि उनके कंपनी में एक्चुअली लोग कितने काम कर रहे हैं, राइट।
देन फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर उन्होंने सोचा कि चलो सबसे पहले हम लोग का मुंबई में है, पहले हम लोग मुंबई में खोल के देखते हैं। तो एक जगह चाहिए होगी, काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे। जब काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे तो उन्होंने वो देखा होगा कि उनके पास ऑलरेडी कितने अवेलेबल लोग हैं जिसको हम इधर भेज सकते हैं। किसका प्रमोशन करके, कोई एक ऐसा आदमी है जो हमारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इस वाले जगह का हेड बना देते हैं ताकि वो अच्छे से मैनेज कर सके। यहीं से कोई मैनेजर भेज देते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे काम करने के लिए उन लोग एम्प्लॉय कर डिमांड करते हैं। तो क्या है कि फोरकास्ट करना कि मेरे पास कितने, एक तो उन्होंने इन्वेंट्री बना ली, उसके बाद फोरकास्ट किया कि भैया मेरे पास कितना कितना डिमांड होगा उस जगह पे काम करने का, और एक्चुअली हम कितना सप्लाई कर सकते हैं। अगर ये मोबाइल वाले इस ऑफिस से ही किसी को हटा के दूसरे जगह आप भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली उस जगह पे काम करने के लिए कोई होना चाहिए। जब उस जगह पे काम करने के लिए कोई होना चाहिए तो ऑब्वियसली वहाँ पे you know there should be somebody else to replace that person. Then estimating manpower gaps मतलब खाली, गैप मतलब खाली। तो आपने डिमांड लिख दिया, आपने सप्लाई कर दिया, आपने सप्लाई बता दिया, आपने डिमांड बना दिया। उसके बाद दोनों का जो आपको गैप फिलअप करना है, इफ़ द डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस, तो यू हैव टू मेक अ सिस्टम ताकि आप और लोगों को ला सकें। इफ द सप्लाई इज मोर एंड इज द डिमांड इज लेस, देन आपको उसमें से कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको पहले एस्टिमेट करना भैया गैप कितना मैन पावर का। जब ये हो गया उसके बाद होता है नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग द फाइनल ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान, कि फाइनल ह्यूमन रिसोर्स का जो क्या एक्शन प्लान वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हटाएंगे, रिक्रूट करेंगे, लाएंगे, क्या करेंगे। इंटरनल ट्रांसफ़र होगा, प्रमोशन होगा, रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, कॉलेज जाएंगे, प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाएंगे, क्या एक्चुअली हमको करना है, ये वो लोग एक प्लान बनाते हैं। जब प्लान करने के बाद क्या होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन दे मॉनिटर एंड कंट्रोल कि भैया मेरा प्लान ठीक से चला, ज़्यादा लोग तो नहीं हो गए, काम तो ठीक से चल रहा है। उसको मॉनिटर करते हैं एंड टाइम टू टाइम फीडबैक देते हैं कि ताकि काम अच्छे से चलता जाए। राइट, दीज आर द एंटायर नोट्स यू कैन गेट इन द गूगल इन द लिंक प्रोवाइडेड बिलो, इसको एक बार यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज द फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी क्या है ना, डिमांड अब हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, ये आपने आपने मैन पावर प्लानिंग किया। फिर पिछले 4-5 साल का आप देखते हैं, जो भी एचआर लोग वाले लोग देखते हैं और वो डिटरमिन करते हैं कि डिमांड कितना होता है। क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटी वहाँ पे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव जहाँ पे क्वांटिटी। क्वांटिटी जब भी आती है तो हो गया नंबर्स। तो कितने नंबर्स में आपको लोग चाहिए, आप उसको डिमांड को आप उसको असेस करते हैं। देन जब हो गया तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द डिमांड डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। पहला है कि पिछले 5 साल का आप उसको पढ़ो, आपके पिछले 5 साल में कितने लोग गए हैं, आए हैं, क्या काम बढ़ा है, क्या एक जनरल ट्रेंड है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ का, क्या एक जनरल ट्रेंड है और कि क्या वो डाइवर्सिफाई करता है, क्या करता है। उससे एक रफ एस्टिमेट आदमी निकाल सकता है कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। देन ऑर्गेनाइजेशन का काम ये भी है कि कितने लोग कहाँ का रिटायरमेंट हो रहा है, या मान लीजिए डेथ हो रही है, या फिर रिजिग्नेशन लोग कर रहे हैं, टर्मिनेशन करना पड़ रहा है। ये भी पिछले 5 साल का पढ़ने का देखने से लोगों को जनरली पता चल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों को, कि एक जनरल ट्रेंड क्या है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी इज येट अनदर फैक्टर, कि आप कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, फिर आप उसको अगर इम्प्रूव कर रहे हो एज इन उनकी क्वालिटी आप बढ़ा रहे हैं, तो आपको वैसे स्किल लेबर्स चाहिए होंगे। राइट, मान लीजिए कोई शॉप है जहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स अगर वो लोग बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे जस्ट नीड द रेडीमेड गारमेंट्स। But then again, if they say they are going to get it stitched, they need proper designer and tailor and all that stuff. So क्या है, अगर वो चीज़ आप अगर इम्प्रूवमेंट अपने क्वालिटी में ला रहे हैं इन एनी पार्ट, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड को भी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो डिमांड मार्केट में कैसा है, क्या कैसे वैसे लोग अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, ये सारा चीज़ एचआरपी में आता है। Then is expansion and diversification. As I suggested, as I already explained earlier, कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है या डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जो रिलायंस का हमने आपको एग्जांपल दिया है, तो उस हिसाब से आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा जिसको नॉलेज होता है, स्किल होता है। नाउ द व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग।
The various methods of demand forecasting are executive judgment. एग्जीक्यूटिव जजमेंट में मैनेजरियल जजमेंट क्या होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं, या टॉप अप या बॉटम डाउन अप्रोच होता है। कि लोग क्या होते हैं कि लोअर लेवल वाले लोग बैठते हैं, वो लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं कि भैया देखो इतने लोग आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, इतना नॉर्मली ये ट्रेंड रहता है, अभी के ज़माने में यही है, तो इसको ऐसे होना चाहिए। तो जब ये होता है तो उसको टॉप डाउन, उसको बॉटम अप कहते हैं। और जब आपके नीचे से लोग जाते हैं, जो टॉप डाउन अप्रोच होता है, वो आपके जो सीनियर्स होते हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं इसको। सी क्यों सी दिस थिंग इज सूटेबल फॉर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉपर वर्क स्टडी एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं होता है। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन आराम से अपने से बैठ के वो लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वर्कलोड फोरकास्टिंग। वर्कलोड फोरकास्टिंग जो होता है, इसको वर्कलोड एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो आप पहले इस मेथड में द स्टॉक ऑफ वर्कलोड एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑपरेशंस आर डिटरमिन, कि वर्कलोड कितना है और काम कैसे चलता जा रहा है। जो काम चल रहा है उसी हिसाब से वो लेबर रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और वर्कलोड बन जाता है बेस कोई वर्कफोर्स एनालिसिस करने का। वर्कफोर्स एनालिसिस करने का मतलब क्या हो गया कि वर्क फोर्स को आ रहा है, वर्क फोर्स मतलब लेबर्स को आप डिटरमिन कर रहे हैं। लेबर्स को किस हिसाब से डिटरमिन कर रहे हैं, जो काम हो रहा है। तो जितना ज़्यादा काम होएगा उतना ज़्यादा लोग आपको चाहिए होंगे, राइट। किसी का भी एक वर्किंग कैपेसिटी होता है, उससे एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन मान लीजिए वर्कलोड बढ़ रहा है और लगातार काम बढ़ते चला जा रहा है और अच्छा काम होते चला जा रहा है, तो उस हिसाब से वर्कलोड की फोरकास्टिंग होता है। मान लीजिए देयर इज दिस एग्जांपल विच इज़ गिवन हियर कि मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल प्रोडक्शन 2 लाख यूनिट्स है। एक मैन आवर फॉर ईच यूनिट को बोलता है कि 2 घंटे को लगता है एक प्रोडक्शन के लिए, एक यूनिट के लिए। तो एक साल में कितने लगेंगे, 4 लाख घंटे लगेंगे। एक एनुअल आदमी बोलता है कि चलिए वो हम लोग प्लान करते हैं कि इस हिसाब से अगर आदमी काम कर रहा है तो एक कोई भी एम्प्लॉय का एनुअल उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा काम करने का 200 आवर्स होगा। तो हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी 200 लोगों की। तो जब लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने सब में इसमें एनुअल लिया है, हमने किसी में 15 डेज और 10 डेज, जब हम लोग लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करते हैं तब ये वर्कलोड एनालिसिस यूजफुल हो जाता है। देयर आर सर्टेन अदर टेक्निक्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। एक हो गया स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक का क्या मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स के वाइज से वो डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल कैसे क्या चीज़ आपका हेल्प कर सकता है डिमांड फोरकास्टिंग में। पहला है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। What is ratio trend analysis? Ratio trend analysis, it is the ratios are calculated, which is dependent on what? Dependent on the past data. पिछला जो डेटा है उस हिसाब से कुछ रेशियोज ये लोग कैलकुलेट करते हैं हर एक कैटेगरी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग लेवल्स के लिए, वर्कलोड लेवल्स के लिए, सब चीज़ के लिए। और जैसा वो लोग एस्टिमेट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज होता है उसको भी एस्टिमेट करते हैं, और उस हिसाब से वो लोग फ्यूचर रेशियोज बताते हैं। और फ्यूचर रेशियोज होता है, फ्यूचर रेशियोज इसी पे डिपेंड करता है और उसी हिसाब से वो लोग फोरकास्ट करते हैं। देन इज इकोनॉमिक मेट्रिक मॉडल्स। Econometric models are what is the basis on the analysis of the past statistical data, establishing a relationship between the variables in a mathematical formula. Right? ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, अदर एक्टिविटीज़ जो है, ये आपको फोरकास्ट करने में हेल्प करता है जहाँ वेरियस वेरिएबल्स होते हैं। सी वी डोंट हैव टू गो टू डिटेल इन टू ऑल दिस, वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट हाउ टू फोरकास्टिंग, वी आर ओनली स्टडिंग कि वी आर स्टार्टिंग HRP. Why is HRP important? What are the objectives of HRP and what are the demand and supply forecasting? एक इकोनॉमिक मॉडल्स में ये होता है कि जब जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उस सबको कंसिडर करके जब आप रेशियोज बनाते हैं, सब डिपार्टमेंट अपने अलग अलग उसे उन्हें रेशियोज देते हैं कि हमें ऐसे चाहिए, जो भी वेरिएबल्स है उसको लेके जब वो बनाते हैं तो उसे इकोनॉमिक मॉडल्स बोलते हैं। देन इज द ब्यूरेक्स स्मिथ मॉडल। ब्यूरेक्स स्मिथ मॉडल इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया था ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग के लिए, जहाँ पे उन्होंने कुछ की वेरिएबल्स दिए थे। पहले वाले में क्या था, जो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल था, इस इकोनोमेट्रिक मॉडल था, इसमें बहुत सारे मॉडल्स उन्होंने लिए थे, बहुत सारे वेरिएबल्स लिए थे। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने कुछ की वेरिएबल्स लिए हैं और की वेरिएबल्स को लेके वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या फोरकास्ट हो सकता है। की वेरिएबल्स क्या है, एक एस्टिमेट लेवल ऑफ डिमांड फॉर एम्प्लॉयज, देन टर्नओवर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, then total growth in business activity in the terms in anticipated terms,
then average productivity of the activities, and then there's the overall conversion rate as is today में आदमी को क्या required है, ये सारा चीज़ वो लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज द रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन एनालिसिस ये होता है आपका डिमांड, वही फोरकास्ट डिमांड करने के लिए फ्यूचर में, एंड ये इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सेल्स, प्रोडक्शन, सर्विसेज एक्सेट्रा. इसमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए जाते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, राइट. और आज के समय में रिग्रेशन एनालिसिस ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज द सप्लाई फोरकास्टिंग. एक हो गया डिमांड फोरकास्टिंग कि आप बेसिकली डिमांड कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि कितने लोग आपको चाहिए होंगे काम करने के लिए. दूसरा होता है सप्लाई फोरकास्टिंग. सप्लाई फोरकास्टिंग कि आपके पास ऑलरेडी कितने लोग हैं, कि कैसे लोगों को आप प्रोवाइड कर सकते हैं. सिर्फ कितने लोग हैं नहीं, अगर डिमांड हुआ ह्यूमन रिसोर्सेज का या डिमांड हुआ एम्प्लॉयज़ का, तो आफ्टर ऑल उनको कैसे आप प्रोवाइड करेंगे, राइट. तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई फोरकास्टिंग. Now, what is supply forecasting? It is the supply forecasting means to make an estimation of supply of human resources, taking into consideration the analysis of the current human resource inventory and future availability. ठीक है, कि फ्यूचर में मान लीजिए कितने लोग हमें आराम से मिल सकते हैं. तो क्या दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो स्किल्स या जो ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, राइट. जो ऑलरेडी आपको अवेलेबल हैं तो आप उनको ट्रेन करके, उसको प्रमोट करके, उसका जॉब एनरिच करके, जॉब रोटेट करके, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेज करके, उसका स्किल्स एनहांस करके, उसकी पोटेंशियल्स बढ़ा के, उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करके आप उसको दूसरे पोजिशन पे डाल सकते हैं, राइट. These are the internal factors. मतलब basically the employees which are already present in the organization. दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है नेशनल फैक्टर्स. लोकल फैक्टर्स क्या बोलता है कि आपका जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगल बगल कितने लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, तो वो भी है कि कितने बड़े लोग हैं, कि आप पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है कितने लोग हैं कि हम तुरंत ला सकें. दूसरा वेज स्ट्रक्चर क्या है एम्प्लॉयज़ का. देन लोकली अनएम्प्लॉयमेंट कितना. ऑब्वियसली अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो आपको तुरंत लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं एंड पीपल आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एंड दे हैव इनफ एम्प्लॉयमेंट, तो फिर वहाँ पे आपको उतने जल्दी इतने आराम से लोग नहीं मिल पाएंगे. तो करंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है. देन अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन पार्ट टाइम बेसिस. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ अचानक से काम बढ़ा, तो ये नहीं आपको परमानेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी आपको टेम्पररी कैजुअल एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होती है. तो आपके लोग अगल बगल कितने हैं जो आपको प्रोवाइड कर सके. देन आउटपुट फ्रॉम लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग्स विच यू ऑल नो कि आपका जो कॉलेजेस है वहाँ प्लेसमेंट होता है, तो क्या कितने कॉलेजेस है विसिनिटी में, कितने कॉलेजेस में वो लोग जा रहे हैं. Then local transport and communication facilities, that is also important because where we work, no, we want it to be easy accessible. कि मान लीजिए किसी को अचानक कोई काम आ गया, कुछ नहीं, मान लीजिए फोरकास्ट नहीं कर पाए, काम आ गया, कुछ भी हो गया, तो हमको अचानक सी ज़रूरत होगी, तो लोग कैसे आएंगे. Availability of residential facilities, it is one of the best factors, we can't deny that. कि अगर किसी भी रेसिडेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और रेसिडेंशियल एरिया बगल में है, जैसे रांची में आपका HEC होता है या फिर सेल और मेकॉन कॉलोनीज होता है, तो ऑब्वियसली दे डू हैव एन एडवांटेज बिकॉज देयर होम इज एट द ऑफिस इज एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द होम, सो इट बिकम्स ईजी. Traditional pattern of employment locally and availability of human resources with requisitive qualifications and skill, कि आप कैसे एम्प्लॉय कर रहे हैं और आपके पास कितने लोग अवेलेबल हैं जिनके पास स्किल्स हैं. देन पैटर्न ऑफ माइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, लोग आ जा कैसे रहे हैं, कि आपके लोग बाहर जाके ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं उसी लोकेलिटी के, कि आपके लोकेलिटी में लोग बाहर से आके ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं. तो अगर है कि हाँ यहाँ पे तो कभी भी बाहर से लोग बहुत सारे आए रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हमें तो लोग मिल ही जाएंगे, तो ये सप्लाई फोरकास्टिंग हो जाता है. देन अट्रैक्शन ऑफ द एरिया इज अ बेटर प्लेस टू रिसाइड. ऑब्वियसली पीपल कम टू सिटीज़ टू वर्क. वाई? बिकॉज इट इज़ अ बेटर प्लेस टू रिसाइड, दे गेट मोर एम्प्लॉयमेंट. द अट्रैक्शन ऑफ अ कंपनी एज अ बेटर वर्क प्लेस, कंपनी अच्छा है, प्ले मास्टर अच्छा है. देन द रेसिडेंशियल एक्टिविटीज, एजुकेशनल, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसे कैसे हैं, वो सारे चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. The regulation of the local government in respect of reservation of backward and
माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से रिजर्वेशन कैसे चल रहे हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को कितना जॉब मिल रहा है, ये सारा चीज़ आ जाता है. नाउ नेक्स्ट फैक्टर्स आर द नेशनल फैक्टर्स. नेशनल फैक्टर्स आता होता है कि आपका जो है किसी भी किसी भी कंट्री में ग्रोथ का ट्रेंड कैसा है, वर्किंग पॉपुलेशन कैसा है. इफ द ग्रोथ ट्रेंड इज लाइक द वर्किंग पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली सप्लाई फोरकास्ट हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल मूविंग आउट ऑफ द कॉलेज इज वेरी हाई, सो वील गेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू वर्क. या फिर नेशनल डिमांड्स जो होते हैं फॉर कैटेगरीज ह्यूमन रिसोर्स में टेक्निकल, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, टेक्नीशियंस, सेक्रेटरीज, क्लासमेट्स, ग्रेजुएट, सो एंड सो एंड सो फोर, कि जितने सारे आपके जितने भी नेशनल डिमांड्स हैं किसी कैटेगरी में कैसे हो सकते हैं. देन आपके यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं